हाई लैटिस एंथैल्पी। सबसे पहले तो ये समझना होगा एंथैल्पी, एंथैल्पी पीवाई होता है ना, एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। एंथैल थैल थैल का एल का है, अच्छा, एंथैल्पी पीवाई, एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है पहले ये बात समझ में आएगा, तब ना हाई लैटिस एंथैल्पी क्या होता है ये बात समझ में आएगा। तो लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड the amount of energy released or required to completely separate 1 mole of solid ionic compound, 1 mole of solid ionic compound, 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ion, into gaseous constituent ion, gaseous constituent ion is called lattice energy, lattice energy। ध्यान से देखिए, अब ये एक लैटिस है, ये क्या है, एक लैटिस है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा तुरंत, ये एक लैटिस है। इस तरह से एक लैटिस का निर्माण होता है। वैसे तो सॉलिड स्टेट एक चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस में, पिछले साल था, अभी उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये इस प्रकार से एक लैटिस का निर्माण होता है, इस प्रकार से एक लैटिस का निर्माण होता है, जिसमें इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। और ये जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, इसके कॉर्नर्स में और इसके अंदर कुछ एटम्स, इसके कॉर्नर्स पे और इसके अंदर कुछ एटम्स, इसके कॉर्नर्स में और इसके अंदर कुछ एटम्स इस तरह से सेट होते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो ये आपका लैटिस फॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखिएगा, इस लैटिस में जो बड़े साइज का होगा वो कॉर्नर्स पे रहता है, और जनरली बड़ा कौन होता है, एनायन की कैटायन, जनरली बड़ा होता है कौन, कैटायन। तो कैटायंस जो हैं ये कॉर्नर्स पर सेट हो जाते हैं, और एनायंस जो हैं ये अंदर सेट होते हैं। डन। अब वो कह रहा व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, यानी जब आप इस पर्टिकुलर लैटिस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टूटेगा, और टूटेगा तो दिस लैटिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैटायन प्लस एनायन, कैटायन प्लस एनायन में कन्वर्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, पढ़िए वहां डेफिनेशन को, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या रिक्वायर्ड, मैंने दोनों लिख दिया है। रिक्वायर्ड क्यों, आखिर इसी दोनों को जब आपस में पास लाए होंगे तो लैटिस बना होगा, और इसको जब हीट देंगे तो ये टूटेगा। जब इन दोनों को पास लाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा। ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए कैटायन और एनायन दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। और इसका उल्टा, जब आप इसको हीट दीजिएगा तो ये कैटायन एनायन में टूटेगा। तो तोड़ने के लिए हीट देना पड़ता है, और इसके फॉर्मेशन के लिए हीट रिलीज होती है। यहां तक कोई डाउट है? तो ये आपने ही पढ़ा है, एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज टू कंप्लीटली सेपरेट
सेपरेट करना मतलब इसको तोड़कर कैटायन और आयन में, तो जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं इसको तोड़ के कैटायन आयन बदलने में, उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी जब ये दोनों जुड़ के ये बने होंगे, और उसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। डन। अब तीनों को हम लोगों को समझना होगा। कैटायन अच्छा कौन बन रहा है? जिसको कुछ एनर्जी आप दे रहे हैं। एनायन का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब वहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मान लीजिए कि यहां से इसको तोड़ने के लिए आप 10 जूल एनर्जी दिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप 10 जूल एनर्जी दिए, और एनायन को आपने, जब एनायन फॉर्मेशन हुआ तो वहां से मान लीजिए 20 जूल एनर्जी निकला। तो कैटायन और एनायन जब आपस में मिलकर लैटिस बना रहे थे तो एक्चुअली कितना एनर्जी आपके पास बच गया? 10 जूल आपने दिया था कैटायन बनाने के लिए और 20 जूल मिला मेरे को एनायन बनाने के लिए। तो ये दोनों जब जुट गया तो ओवरऑल आपको 10 जूल एनर्जी मिला ना। ये बात समझ में आई? क्योंकि 10 जूल इसको हमने दिया था कैटायन बनाने के लिए और यहां से मेरे को 20 जूल रिटर्न आ गया, तो 20 माइनस 10 आपके पास 10 जूल लैटिस एनर्जी मिल गया। जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा वो अच्छा आयनिक बॉन्ड, जिसका लैटिस एनर्जी कम वो खराब आयनिक बॉन्ड। इसीलिए उसने लिखा है हाई लैटिस एंथैल्पी। हाई लैटिस एंथैल्पी मतलब जब कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑलवेज कैटायन और एनायन के बीच में होगा। कैटायन बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनायन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब इन दोनों के समेशन से जो ओवरऑल एनर्जी है वो रिलीज अगर हुआ तब तो मेरा आयनिक बॉन्ड स्टेबल है, और अगर रिलीज ना होके गेन कर गया तो मेरा आयनिक बॉन्ड, तो ये कब रिलीज होगा? जब रिलीज वाली चीज बड़ी हो जाएगी। ये रिलीज कब होगा? जब रिलीज वाली चीज बड़ी होगी। रिलीज वाली चीज कब बड़ी होगी? जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। इसीलिए पहले 2 पॉइंट में आपने लिखा है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप पहले 2 पॉइंट में यही लिखे हैं, और इन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो ओवरऑल अगर रिलीज हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर रिलीज नहीं हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर? और ये जो बीच में एक डंडा सब बना हुआ है, ये डंडा क्या है? आयनिक बॉन्ड है। इस लैटिस एंथैल्पी में ये जो डंडा सब है, ये डंडा सब क्या है? दिस इज ओनली आयनिक बॉन्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये पढ़ाने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है ये इससे थोड़ा अलग होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, और हम तो आपको 2D में दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, पर समझने के लिए जैसा मैंने बनाया है वो बहुत ही ठीक ठाक बना दिया है। डन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ये सब बना लिए, हेडिंग डालिए। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, एक लगातार पढ़ाना चाहिए था, पर एक लगातार अब 2 घंटे की क्लास तो नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार से अगली क्लास में फिर हम लोग इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। पर आज आपको मैंने ये जरूर सिखा दिया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, और किस केस में आयनिक बॉन्ड स्टेबल फॉर्म होता है। तो उसका आंसर क्या है? जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो जब ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर? और आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में ओवरऑल सम जो है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, और एनर्जी रिलीज सिर्फ कब हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रहा है, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे तो आपको एनर्जी देना पड़ रहा है। इन दोनों का सम ओवरऑल एनर्जी रिलीज तभी करेगा जब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी, और इसीलिए आपने पहले पॉइंट पे लिखा था लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकंड पॉइंट में लिखा है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज होगी, उसी वजह से आंसर आया हाई लैटिस एंथैल्पी, और जिसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा वही कंपाउंड क्या कहलाएगा? बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनता है? आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑल द बॉन्ड्स क्या होगा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है
कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर? और एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड लेंथ। तो मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में उल्टा रिलेशन है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में उल्टा रिलेशन है। डन। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।